अल्लाह से दुआ है कि हम सब खैरियत से हों, आज भी, कल भी और आने वाले वक्तों में भी। और हमारे पास डेफिनेटली ज़ूलॉजी में हम बात कर रहे थे, सेकंड चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। और अगर लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कोई बात हमारी या आपकी रह गई है तो, और आपने नोट किया है, पॉइंट आउट किया है, तो काइंडली हम डिस्कस कर लें पहले और फिर हम आगे चलें। ठीक है जी। आज हम अपने बायो में जनाब लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, जो कि होगा हमारा ज़ूलॉजी का सेक्शन। और इस सेक्शन में अभी तक हम पाइवोट जॉइंट को डिस्कस कर रहे थे और होप सो के सब कुछ अंडरस्टैंड होगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं थी जॉइंट और जॉइंट की टाइप्स में। ठीक है जी। और जो पार्ट था एज अ फ्री मूवेबल जॉइंट्स का, तो एक पार्ट हमारा मूवेबल, फ्री मूवेबल जॉइंट, वो हमने कंप्लीट किया था लास्ट टॉपिक में। उसके बाद हमारी बात आती है सेकंड, और वो क्या है हमारा जनाब पार्शली मूवेबल जॉइंट। तो डेफिनेटली पार्शली मूवेबल जॉइंट है तो इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट नहीं होगी। तो द जॉइंट विच अलाउ अ लिटिल मूवमेंट आर कॉल्ड पार्शली मूवेबल जॉइंट। पार्शल का मतलब आप वेल नोन है, पार्शल का मतलब होता है थोड़ा सा या छोटा सा हिस्सा। पार्ट, PART, पार्ट है ना, तो पार्ट का पार्शली, तो छोटा सा हिस्सा हमारा, यानी कि मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी और ये मूवमेंट शो करेगा थोड़ी सी कम। ठीक है। जैसे आपकी एग्जाम्पल है कि आपकी ब्रीथिंग मूवमेंट जब होती है तो उस वक्त आपका रिब केज अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा हो। इसकी पूरी मैकेनिज्म के ये मूवमेंट कैसे कर रहा है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर गैसेस एक्सचेंज में। मैं यहाँ उसको, उसे मैं ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी हम आपको इतना ज़रूर करना चाहेंगे कि आप अपने प्रीवियसली कुछ बातों को दोबारा से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता। तो वहाँ आपने देखा था मैकेनिज्म में हमारे पास जो मसल्स थे, ठीक है, कॉस्टल मसल्स, वो हमारे रिब केज को मूव करवाते थे और हमारी रिब केज का मूवमेंट की बेस पर हमारी चेस्ट कैविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती। तो ये चूंकि लंग्स को प्रेशराइज करती है या डीप्रेशराइज करती है, इसलिए इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती। ठीक है जी। तो ये हमारा पार्शली जो पार्ट है हमारा, वो आपको नज़र आता है। अच्छा जनाब, छोटा सा मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए ज़रा 1 मिनट के लिए हमें, चलें उनसे ही कहता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट, इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। बिल्कुल भी जॉइंट मूव नहीं करेगा और फिक्स रहेगा। ठीक है। और ये जॉइंट हमें नज़र कहाँ आएगा? ये जॉइंट हमें नज़र आएगा कि दो बोन को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसमें कोई मूवमेंट हमें शो नहीं होती। और ये जिस तरह आप लोग, अब पता नहीं, अब तो माशाल्लाह से आपकी दाढ़ी मूछें निकल आई होंगी,
तो इसलिए आप ये गेम पजल वगैरह नहीं खेलते होंगे, लेकिन बचपन में आपने पजलिंग खेली होगी। और पजल में आप देखते हैं कि आप एक पिक्चर के पीसेस को आपस में फिक्स्ड कर देते हैं और वो पूरी एक कंप्लीट डायग्राम या पिक्चर बन जाती है। बिल्कुल सेम एज इट इज ही हमारे पास जो फिक्स ज्वाइन होता है वो भी ऐसा ही काम कर रहा होता है। और ये ज्वाइंट हमें नजर आता है स्कल में। याद होगा मैंने आपसे कहा था कि स्कल में हमारी ऑन द टाइम ऑफ बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारे बोन का अपर यानी स्कल का क्रैनियम का अपर एरिया थोड़ा सा खुला रहता है। कहा था बच्चों को आप सर पे हाथ ना मारें जोर से। तो उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारा वो पजल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, और वो ऐसा ऐसा डेवलप होगा तो वो स्कल का जो हिस्सा है, जो ओपन एरिया है, वो ऐसा ऐसा क्लोज हो जाएगा और फिर वो फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे आपको मैंने ये डायग्राम शो की थी, तो ये एक पेराइटल बोन आपको नजर आ रही थी, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल। ये बोन आप देख सकते हैं कि ये पजल की तरह इनके स्ट्रक्चर्स में जैसी जैसी शेप है वैसे ही इनकी शेप का अपोनेंट दूसरी शेप, दूसरी बोन में, और ये आपस में यहाँ फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। ये वाला वो पार्ट है फ्रंटल और पेराइटल, ये वाला पीस। ये पीस उस वक्त कंप्लीटली तौर पर ज्वाइंट नहीं होता, और मैंने आपको इसकी वजह अभी नहीं बताई। वजह मैं आपको बताऊंगा जब चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे होंगे, उस वक्त मैं आपको इसकी वजह बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा कहलाता है फिक्स्ड ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट। तो यहाँ पर हमारा ज्वाइंट का जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन दिया था वो कंप्लीट होता है। और आपको मैंने कहा था, सजेशन दी थी कि जब आपको, और दोनों सवाल मैंने, दो क्वेश्चन दे दिए थे। एक में आपसे नेम पूछे थे सिर्फ कि भाई नेम विद एग्जाम्पल। अच्छा नेम, ये अच्छी मुझे अभी ध्यान में आया, कहीं पर आपसे कोई नेम पूछे जाते हैं इस लेवल पर, सेकेंड ईयर की लेवल पर, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके नाम के साथ उसकी एग्जाम्पल जरूर शो कर दें। आप अपनी कॉपी को जितना बेहतर तौर से डिफाइन कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लकीली हम कभी कभी अपनी पूरे साल की मेहनत एक दिन में गवा देते हैं। ऐसा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद मुझे किसी ग्रुप को मैंने कर दी और किसी को नहीं की, तो वो कभी कभी मैं छोटी छोटी सी रिपीट कर देता हूँ एज अ सम अप। जैसे मैंने कहा था आपको, या पता नहीं नहीं कहा था, लेकिन अब दोबारा कह रहा हूँ कि आप पूरे साल की मेहनत, लकली आपकी लक ऐसी होती है कि आज आपका एग्जाम है, उर्दू का पेपर या कोई भी, और आप घर से निकले अपने ट्रैवल करने के लिए, और खुदा ना खास्ता रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। अब बोर्ड ऑफिस या हमारे जो एग्जामिनेशन रूल्स हैं उनके मुताबिक आप विद इन आवर अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो आपको एंट्री मिल जाएगी, और अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब जिस हाल में भी आप पहुंचे, ठीक है, चोट लगी हुई है, और अगर आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और एग्जाम करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली आपका टाइम ज़ाया हुआ है कुछ ना कुछ। और अगर टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चोट और एक्सीडेंट की वजह से आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मैं आपको ये हमेशा कहूँगा कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना आपकी किस्मत है, और उसके बाद आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप अपने नर्वस को किस तरह कंट्रोल करते हैं। आपके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं, वट एवर कुछ भी हो रहा है, आपके कान और आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका हाथ सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एग्जामिनेशन कॉपी पर कंसंट्रेट होगा बस। अगर आप इधर उधर हुए, टाइम वेस्ट होगा। इवन मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप ये शायद नोट भी नहीं किया हो आपने, ये छोटे छोटे से पेन आप रखते हैं ना अपने हाथ में, फाउंटेन पेन या मार्कर, और इन मार्कर्स को आप बार बार
या फाउंटेन पेन के कैप्स को निकाल रहे होते हैं और लिख रहे हैं, फिर कैप बंद किया, फिर उसे बॉक्स में रखा या अपने पाउच में या आगे अपनी डाइस पर रखा। कभी अपने घर में एग्जाम कंडक्ट करके देखिएगा और ये देखिएगा कि आपने इन पेन को अनकवर करने में कितने सेकंड्स जाया किए, और ये सेकंड मल्टीप्लाई होके यकीनन 2-4 मिनट बन ही जाएंगे। पानी पिया आपने तो कितने सेकंड में आपने टाइम वेस्ट किया। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जब फिजिकली साथ बैठूंगा एग्ज़ाम की, बहुत ज़्यादा जब हम तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम की, हमारे रिव्यू हो रहा होता है पेपर्स का, तो उस वक्त हम आपको ये पूरी कंडीशन ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अपने जहन में रखिएगा कि अपनी स्पीड राइटिंग की बहुत अच्छी कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ मूवेबल जॉइंट। जो मूव कर रहा है, अच्छी मूवमेंट शो कर रहा था, नंबर 1 टाइप, उसका स्ट्रक्चर हमें देखना होता है और इसका एक शॉर्ट सा क्वेश्चन हमें मिल भी जाता है, यानी आ भी जाता है आपके एग्जाम में। और साथ ही पेज नंबर 40 पर आपके पास एक डायग्राम बनी है, ठीक है। ये डायग्राम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में दे दी जाती है कि भाई इसका जरा लेबल पूरा कर दीजिए, ठीक है। इस पे लेबलिंग नजर आ रही है ना आपको, बोन लिखा हुआ है दोनों साइड पर, बोन नंबर 1 है, बोन नंबर 2 है। फिर हम लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो आपके पास लिखा है द बोन्स एट अ जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड लिगामेंट। तो ये इसकी लिगामेंट जो है वो लेबल है, तो आप सिर्फ लिगामेंट लिखेंगे, पूरी सेंटेंस नहीं लिखेंगे। फिर इसी के नीचे आपके पास लिखा वेयर द बोन्स रब टुगेदर दे आर कवर्ड बाय अ स्लिपरी लेयर ऑफ कार्टिलेज। तो आप सिर्फ लेबल में कार्टिलेज लिखेंगे। अपने राइट साइड पर आप देखेंगे एन ऑयली लिक्विड कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड हेल्प्स द जॉइंट मूव स्मूथली। तो यहां पर आप लेबल लिखेंगे सिर्फ सिनोवियल फ्लूइड, सेंटेंस नहीं लिखेंगे। उसके नीचे राइट पे लिखा है द सिनोवियल मेम्ब्रेन अराउंड द जॉइंट स्टॉप द सिनोवियल फ्लूइड फ्रॉम ड्रेनिंग अवे। तो यहाँ पर आप वो लेबल जो लिखेंगे वो सिनोवियल मेम्ब्रेन लिखेंगे। क्लियर बेटा? ए बी सी डी करके लिखा हुआ हमें डायग्राम में मिलेगा। 5 ईयर अगर आपके पास होंगे, आप पढ़ रहे होंगे यकीनन, तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको ये नजर आ जाएगी डायग्राम, और उसमें हमारे लेबल करना होगा। तो इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स को एज इट इज लेना। डायग्राम नहीं बनाएंगे आप, डायग्राम बनी है पेपर के अंदर, जो आपका पेपर एग्जाम का होता है उसमें डायग्राम बनी हुई शो हो रही होगी। आपको सिर्फ ए बी सी डी लिखा और उसके आगे उसकी लेबल वो लिख दी बस, ठीक है जी। तो एक हमारी ये बात, दूसरा इसी पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए और हमसे शॉर्ट में पूछा जाता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। डिफाइन द structure of ball and socket joint, ठीक है जी। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जी, छोटी सी प्रॉब्लम बच्चों का एक बात आई है, वो लिखा है बच्चों ने, एक ने, कि सर टेस्ट के लिए चैप्टर 1 की डायग्राम्स बता दें प्लीज। चैप्टर 1 में बेटा जो इंडिविजुअल कोई शॉर्ट क्वेश्चन की डायग्राम है वो फिलहाल नहीं है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपने डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, ठीक है। तो ये आप लॉन्ग में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा वहाँ हमारी लॉन्ग में कोई डायग्राम हमें अवेलेबल नहीं, क्योंकि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन एनिमल में थर्मो रेगुलेशन का है, वहाँ डायग्राम नहीं है। एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल है बॉटनी में, और उसमें हमने याद करना है ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर प्लांट्स, यानी डिफाइन द टाइप्स, मैंने लिखवाया था आपको, डिफाइन द टाइप्स ऑफ या डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो वहां भी डायग्राम कोई नहीं। ये स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की डायग्राम और हमारी यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, इसकी डायग्राम आपको
प्रैक्टिस करनी है। ये लॉन्ग में भी आपको पूछ ली जाती है, और अदरवाइज अगर वैसे ही सिंगल बनवा ली जाए आपसे 2 मार्क्स में, तो भी पॉसिबल है कि पूछ ली जाए। एक और सवाल है, और सवाल नहीं बल्कि उन्होंने बच्चे ने कहा है कि जनाब एक दफा लेबल रिपीट करते हैं। बिल्कुल कर देते हैं जी, एक दफा रिपीट। आप अपनी बुक में पेज नंबर 40 पर हैं जी। पेज नंबर 40 पर आप देख लीजिए डायग्राम का लेफ्ट साइड, यानी हमारा लेफ्ट साइड का मतलब बुक का राइट होता ना, लेकिन हम अपनी ही लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो सेंटेंस लिखा है उसमें लिगामेंट्स, जो सिर्फ लिगामेंट, उसको आपने एज अ लेबल यूज करना है, नंबर 1। उसी के नीचे हमारे पास लिखा है सेंटेंस। उस सेंटेंस में लास्ट वर्ड है कार्टिलेज, तो उसे हमने एज अ लेबल यूज करना है, कार्टिलेज। सेंटेंस पूरा नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखेंगे, कार्टिलेज। अपने राइट पर यानी डायग्राम के राइट पर अगर आप देखती हैं तो आपके पास सेंटेंस लिखा है, उसकी पहली लाइन में सिनियोवल फ्लूइड, बस ये होगा लेबल, सेंटेंस नहीं होगा। और उसके नीचे सिनियोवल मेम्ब्रेन, ये होगा हमारा लेबल ऑफ द डायग्राम, नंबर 4। क्लियर जी बेटा? अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन हमने दिया आपको, डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह हमने आपको इसको डिफाइन किया था, और अच्छी मूवमेंट थी। एग्जाम्पल थी इसकी शोल्डर और हमारा हिप ज्वाइंट। द मूवेबल ज्वाइंट आर इनक्लोज इन अ फाइब्रस कैप्सूल। ये जो हमारा ज्वाइंट होता है, कोई भी ज्वाइंट एक्चुअल तो फाइब्रस कैप्सूल में होता है, लेकिन याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट करने वाला यानी लाइक शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट है, इसका फाइबर थोड़ा सा थिक होता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत होती है, तो डेफिनेटली इसको कवर अप भी करना होगा। ऐसा नहीं हो कि थिन लाइनिंग हो, थिन मेम्ब्रेन हो, और किसी भी वजह से ये डैमेज हो जाए, तो इतना इतना नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि आपका भागना, रनिंग करना, या आप अपने हाथों से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर कोई चीज़ फेंकते भी हैं, तो आपके जो शोल्डर और हिप जॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा किसी तरह डिस्टर्ब नहीं होते। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो जब अलग बात है। A layer of articular cartilage covers the articular surface of bones. Cartilage, अब मैंने यहाँ लफ्ज आर्टिकुलर इसके साथ ऐड कर दिया। यहाँ वो जो आपको डायग्राम, अभी मैं यहाँ भी डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन बुक में जो आपने डायग्राम देखी वहाँ कार्टिलेज का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो ज्वाइंट में हमने पढ़ा था कि ज्वाइंट वो जंक्शन होता है जहां पर दो बोन्स आपस में आकर मिलती हैं। हम उन्हें आर्टिकुलेशन भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, है ना। जैसे हमने अभी डायग्राम आपने 40 देखी, तो उसमें एक बोन ऊपर है, एक बोन नीचे। अगर थोड़ी देर के लिए हम उसे सपोज कर लें कि ऊपर वाली बोन जो है हमारी शोल्डर की स्कैप्यूला है, और नेक्स्ट यानी नीचे वाली बोन जो है वो ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस हमारी स्कैप्यूला के साथ अटैच। इन दोनों के बिटवीन यानी स्कैप्यूला के पास भी और हमारी ह्यूमरस के पास भी, जो ह्यूमरस का हेड है, स्कैप्यूला का कर्व है, उन दोनों में कार्टिलेज की एक स्पेशल लेयर मौजूद होगी। ठीक है, तो दोनों बोन्स के आर्टिकुलेशन साइट पर जहां से वो अटैच होना चाहती हैं, वहां पर लाजमी तौर पर कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज क्या था हम पढ़ चुके, डिफरेंस कर चुके थे। सॉफ्ट बोन को आप कार्टिलेज कहते हैं। ये सॉफ्ट बोन क्यों है यहाँ पर? ये इसलिए है कि हमारा जो मूवेबल ज्वाइंट या नॉन मूवेबल ज्वाइंट, पार्शियल मूवमेंट ज्वाइंट, वो जब भी मूवमेंट करेगा, चाहे वो थोड़ी सी करे चाहे वो ज्यादा करे। हाँ जी, क्यों हैंड रेस किया जनाब आपने, बता दें, कोई सवाल है क्या? हैंड रेस, अच्छा वैसे ही कर लिया क्या? अच्छा, हैंड रेस करने की ऑलमोस्ट हमें जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन राइट कर दिया करें, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसमें आपके क्वेश्चन को डिफाइन करता जाऊंगा, आंसर देता जाऊंगा।
ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो बोन्स का कवर है यानी कार्टिलेज है, ये एक तो स्पंज लाइक थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो इसीलिए कार्टिलेज यहाँ मौजूद है। क्यों? क्योंकि इन दोनों बोन्स ने जब मूवमेंट करना है तो एक दूसरे पर रबिंग की जाएगी, एक दूसरे पर वो रब करेंगे, घिसेंगे एक दूसरे को, आम जुबान में अगर कहें। उस सूरत में अगर सॉलिड बोन या हार्ड स्ट्रक्चर होगा तो वो बेचारा जल्दी घिस जाएगा, जल्दी डैमेज हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा जो बुढ़ापा होता है, उसमें जाकर हमारी हड्डियों के ये जॉइंट के आर्टिकुलर कार्टिलेज थोड़े डैमेज हो जाते हैं। सुना होगा शायद आपने, अगर खुदा न खास्ता दादा या नाना या नानी या दादी, उनके नी में या उनके शोल्डर में या उनके हिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि उनका कार्टिलेज घिस गया है। अब उसकी वजह से वो जब बोन मूवमेंट करती है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है और मेडिसिन भी हम रखते हैं, या फिर ऑपरेट करना हो तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है जी। द ज्वाइंट कैप्सूल इज लाइंड बाय अ सिन्योवल मेम्ब्रेन विच सिक्रीट सिन्योवल फ्लूइड। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक मेम्ब्रेन होगी जो पूरे ज्वाइंट को कवर करेगी। और वो क्यों कवर करेगी? क्योंकि पूरे ज्वाइंट का एक पैकेट बनेगा, एक कैप्सूल बनेगा, ताकि वो ज्वाइंट अपनी जगह को किसी भी हालत में छोड़े ना। भैया भागते भागते गिर जाते हैं घुटनों के बल, बचपन में कितनी बार गिरे होंगे। और अब बड़ा, जब आप बुढ़ापे कह रहा हूँ मैं, बड़े हो गए जब, तो आप तब भी एक आधी बार तो गिर ही गए होंगे। लेकिन आपका घुटने का ज्वाइंट हिलना में भी अभी नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप बुढ़ापे में गिरे ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपका घुटने का जो ज्वाइंट है वो हिल जाएगा बेचारा अपनी जगह से, क्योंकि उस वक्त आपकी सिनियोवल मेम्ब्रेन थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जो हमारा सिनियोवल मेम्ब्रेन है, डेफिनेटली वो एक तो कैप्सूल फॉर्म कर दिया, उसने कवर अप कर दिया होल बोन को और उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया कि उसकी पोजीशन आगे पीछे ना हो। और दूसरा वो काम ये कर रही है इंपॉर्टेंट, कि वो सिनियोवल फ्लूइड फॉर्म कर रही है। ये फ्लूइड दरअसल क्या करता है, स्लिपरी होता है, चिकना। जैसे इंजन में हम ऑयल डालते हैं ना, है ना, इंजन में, गाड़ी के इंजन में ऑयल डालते हैं। कोई बताएगा क्यों डालते हैं? किसी को मालूम है? गाड़ी वाड़ी का एक्सपीरियंस है? जब तक आप मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब मैं दे दूं साथ ही साथ। कार्टिलेज, एक बच्चे ने पूछा जी, कार्टिलेज दोनों बोन्स के बीच में होगा क्या और फ्रिक्शन से रोकेगा? हमारे पास जो कार्टिलेज ना, वो दोनों बोन के बीच में नहीं होगा। दोनों बोन की जो अटैचमेंट वाली साइड है, यानी कि आर्टिकुलर साइड, उसके ऊपर कवरिंग होगी। फिर मैं आपसे कहूंगा, आप बकरीद कुर्बानी के दिनों में अगर एक्सपीरियंस करते और इन चीज़ों को, बोन्स को और दूसरी चीज़ों को काटते पीटते देखते, तो आपको नजर आएगा कि हड्डियों में से ना रेशा सा, लिक्विड सा भी निकलता, अगर हमने उसको सही तरह तोड़ा नहीं ना, साइड वाइड कहीं इधर उधर मार दी। क्योंकि हम तो अनएक्सपीरियंस होते हैं, गोश्त हमें बनाना नहीं आता, हड्डियां भी हम इधर उधर मार मूर के तोड़ देते हैं। हाँ, कसाई को पता होता तो वो जरा अच्छी तरह से मारता, लेकिन जब वो ज्वाइंट खोलेगा ना, नी का या शोल्डर का या हमारे हिप का, यानी बकरे के, गाय के, तो आप उसमें से लिक्विड को जरूर देखेंगे निकलते हुए, है ना। तो इसीलिए वो जब लिक्विड है तो हटाएं हम, यानी बाहर निकालें, तो उसका जो हेड होगा वो आपको बिल्कुल स्मूथ चिकना सा मिलेगा। और उसके ऊपर आपको महसूस होगा कि नाखून मारकर देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर यार हड्डी के सिवा एक और भी कोई चीज मौजूद है। तो बोथ बोन हैव कार्टिलेज लेयर। दोनों बोन के
पास कार्टिलेज होगी। ठीक है, फ्रिक्शन से रोकेगा ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन को कम से कम कर देगा। जैसे अभी आपने जवाब दिया कि हम इंजन में ऑयल क्यों डालते हैं, तो एक आंसर आया पार्ट्स इजीली मूव होने के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो जो कार्टिलेज है वो क्या कर रहा है, वो सॉफ्टनेस और फ्रिक्शन को कम से कम कर रहा। फिर उसमें अल्लाह ताला ने सिन्योवल फ्लूइड भी डाल दिया, यानी ऑयल डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन और थोड़ी सी कम हो जाएगी। जिस तरह आपने गाड़ी के इंजन में ऑयल डाला है, तो वो पार्ट्स को मूव करने में आसानी पैदा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम कर रहा है। अगर आप ऑयल को इंजन से निकाल दें और 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भी इंजन को चलाएं, तो इंजन सीज हो जाएगा। क्योंकि जब इंजन चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी ना, जब आपस में फ्रिक्शन पैदा होगी, जब पार्ट्स चलेंगे तो, और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पार्ट्स जो है वो गर्म होकर क्या करेंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। एक्सपेंड होंगे तो जिस जगह में हमारे जगह इंजन का इनर एरिया है, वो जितनी स्पेस रखती थी वो स्पेस बंद हो जाएगी और पार्ट्स जो है वो एक दूसरे में बहुत ज्यादा फिक्स्ड होकर रुक जाएंगे, उसे कहते हैं इंजन सीज हो गया। इसी तरह बिल्कुल बुढ़ापे में हमारे पास, या ये नॉर्मली किसी और वजह से भी हो जाता है, कमजोरी या वीकनेस, या हमारे पास कैल्सिफिकेशन नहीं थी सही, तो सिन्योवल फ्लूइड कम हो जाता है बॉडी के जॉइंट्स में। उस सूरत में भी हमारे यही पोजीशन होती है कि पेन बहुत होता है जॉइंट में, जॉइंट को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने शायद कभी सुना हो कि शोल्डर फ्रीज हो गए, है ना, ये जवानों में भी हो सकता है, नौजवानों में भी हो सकता है। अगर आपने अपने शोल्डर्स को बहुत अच्छी तरह मूवमेंट में नहीं रखा, एक ही पोजीशन पे कोई 2-4 महीने आपने गुजार दिए, यानी आप बहुत ज्यादा मूवमेंट ही नहीं कर रहे, तो उस सूरत में आप अगर देखेंगे तो आपको फिर शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा। वो शोल्डर पेन एक्चुअल क्या हुआ, वो आपके शोल्डर फ्रीज हो गए। ठीक है, एक ही जगह पर पड़े पड़े, अगली मूवमेंट उसके करने में मुश्किल आ गई। इसी तरह अगर सिन्योवल फ्लूइड की कमी हो जाती है तो भी हमारी मूवमेंट परेशान करती है हमें, और फिर हम सिन्योवल फ्लूइड को फिल करते हैं। सिन्योवल फ्लूइड क्योंकि एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड बफर, लुब्रिकेट के तौर पे काम करता है, चिकनाहट रखता है, और बफर के तौर पे it reduces the friction at joint and absorb the excess heat which is generated during movement। तो ऑयल ने भी यही काम किया था कि वो एक्स्ट्रा हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता। अब इंजन आप ज्यादा देर गाड़ी चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा गर्म होगा, कम चलाएंगे तो कम गर्म हो जाएगा, लेकिन वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और साथ ही हमने एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया, बफर। मेरी केमिस्ट्री तो ज़रा वीक है, मेरे बच्चों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, क्योंकि आप लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है आपने, तो बफर का लफ्ज़ आप केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में बायो में, और वो था वाटर की प्रॉपर्टीज में, है ना, याद होगा आपको, 1947 की बात है जब आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर, तो उस वक्त आपने बफर पढ़ा होगा। तो अभी किसी को याद है 1947 वाली बात कि जी बफर किसे कहते हैं? अभी तो केमिस्ट्री में मुझे नहीं पता कि पढ़ा है कि नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में भी आप प्रैक्टिकल्स में मेरे ख्याल सेकंड ईयर के जरूर इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और बफर सॉल्यूशन एक टर्म होगी जो आप इस्तेमाल करें। हाँ जी, कौन है जिसको पता है बफर कौन है? जल्दी से जी, शाबाश, अच्छे बच्चे हमारे मौजूद हैं इस वक्त। पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं मगर आंसर आने में थोड़ी सी देर लग जाती है, और वो भी कम लोगों के आंसर आते हैं। अभी तक आंसर नहीं आया जी, बफर कौन है, या तो बोल दें जी मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी, अरे कोई भी नहीं कह रहा है कुछ। क्या हुआ जी, सब ऑनलाइन तो है ना? हेलो,
इसीलिए फिजिकल क्लास जो है ना वो ठीक रहती है, सबकी शक्लें नजर आ रही होती हैं, सबका इंप्रेशन नजर आ रहा होता है, फिर आदमी डांट भी सकता है। यहाँ तो पता ही नहीं है ना किसको डांटूं कैसे डांटूं। आंसर नहीं आया जी, ये आ गए जी, आ गए। शायद वो नेट भी चैटिंग करने में देर लग जाती। नो आइडिया, एक ने कहा जी। दूसरे ने कहा सर वाटर की पीएच निकालने के लिए। तो दो आंसर दोनों, एक ने खैर बहुत अच्छी बात की, क्लियर कह दिया नहीं जी सर मुझे नहीं मालूम। और एक ने कहा जी पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। और एक थर्ड आंसर में कहा कि जी वाटर की पीएच निकालने के लिए कहते हैं। फोर्थ वन ने कहा कि जी इट इज एन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, है ना। और नेक्स्ट में कहा एक और आंसर आया जी, बफर सॉल्यूशन इज एन एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। समझ में आए सबके। ये वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। आसान से हम कह लें, हम केमिस्ट्री वाली टर्म तो हमें नहीं आती मुझे, यानी कि हमें से मुराद है, मुझे नहीं आती, लेकिन हम इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि भाई बफर सॉल्यूशन एक्चुअल क्या होता है कि जिसमें बोथ प्रॉपर्टीज यानी एसिटिक और बेसिक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो मिक्सअप ना हो एक दूसरे में। जैसे पानी है ना, तो H2O तो H प्लस साइन, OH माइनस साइन, ठीक है। बहरहाल, तो यहाँ पर ये बफरिंग कर रहा होता है ताकि यहाँ के जो केमिकल्स का बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाए, वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो आपने हेडिंग्स को यहाँ डिस्कस किया था, तो लिगामेंट आपने देखा था, और टेंडेंट्स का लफ्ज अभी हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर मैं कंपैरेटिव कर रहा हूँ, और ये कंपैरेटिव हमारा एज अ क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे डिस्कस करवा दिया जाता है। इसी पेज 40 पर आप लिख सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडेंट्स। ठीक है, टेंडेंट्स और लिगामेंट्स के दरमियान डिफरेंस। लिगामेंट्स कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। लिगामेंट कौन होता है? लिगामेंट वो होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है। टेंडेंट कौन होता है? टेंडेंट वो होता है जो कनेक्ट मसल्स टू द बोन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जी। लिगामेंट्स, इसीलिए आपने अपनी इस डायग्राम में लफ्ज इस्तेमाल किया लिगामेंट्स का, टेंडन का नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ये क्या था? ज्वाइंट था, स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट। तो यहाँ पर एक बोन को दूसरी बोन से जो अटैचमेंट की जा रही है, कैप्सूल फॉर्म किया जा रहा है, वहां पर एक वाइट कलर का मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, हार्ड। उर्दू में आप इसको, मैं अगर कहूं तो छीछड़ा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उन दोनों को, यानी इन दोनों को हम उर्दू में एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हम अगर इस लिगामेंट्स को या टेंडन को पकाने की कोशिश करें तो टेंडन शायद अगले कोई 24 घंटे बाद पक जाए, लेकिन लिगामेंट नहीं पक पाएगा। यानी वो एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसे आपने उसको पकाने से, कुकिंग से पहले उसको डाला था। इसीलिए हम इसको डालते नहीं है और इसको अलहदा करके फेंक देते हैं। अगेन वही, अगर आपने बकरा ईद पे देखा होता तो आपको नजर आता ट्राइसेप मसल्स, बाइसेप मसल्स जो हमारे शोल्डर में आपको नजर आते हैं, वहाँ आपको फॉरलिम्स में नजर आते हैं अपने एनिमल्स के। और वो बहुत खूबसूरती से उनकी एक थिक लेयर से थिन लेयर की तरफ आते हैं, यानी जिस तरह कोन शेप होती है वैसा। और इन द एंड वो वाइट कलर का एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, और उस मसल्स को लाकर जोड़ते हैं बोन के साथ। दैट इज कॉल्ड टेंडन। तो उसे हम कहते हैं टेंडन। आपके मसल्स को अगर हड्डी के साथ, बोन के साथ जो जोड़ता है वो कहलाता है टेंडन, और जो बोन टू बोन जोड़ता है वो कहलाता है हमारा लिगामेंट। ठीक है जी। लिगामेंट्स में हम देखते हैं, सेकेंडली दे आर फॉर्म्ड बाय कोलेजन फाइबर।
कॉलिगन फाइबर आपको याद होगा बोन्स के अंदर हमारे हार्डनेस या सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। हार्डनेस कब प्रोवाइड करेगा? जब कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, और वैसे सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, मगर मजबूती इसी से होती है हमारी बोन में। इसी तरह कॉलिगन फाइबर, अगर लिगामेंट्स जो हमारे मौजूद हैं वो कॉलिगन फाइबर से ही फॉर्म होते हैं, लिहाजा उनमें अच्छी मजबूती होती है। हमारी दो बोन्स आपस में अटैच रहती हैं, ज्वाइंट इतनी आसानी से खुलता नहीं है, यानी हिलता नहीं अपनी जगह से। ये भी यानी टेंडन भी ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कॉलिगन फाइबर, ये भी कॉलिगन फाइबर से ही बनते। दोनों को मजबूती चाहिए, आपके मसल जो बोन से जुड़े हैं वो भी मजबूत हों, और आपके लिग जो हड्डी हैं वो भी एक मजबूती से एक दूसरे के साथ। लिगामेंट्स आर द शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि इसने दो हड्डियों को जोड़ा हुआ। एक शॉक एब्जॉर्बर कौन था? एक शॉक एब्जॉर्बर सिनियोवल फ्लोट था, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द सिनियोवल कैविटी जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो हमारा लिगामेंट होता है। याद रखिएगा, शॉक जो होता है ना वो झटके किसी बहुत ज्यादा जोर से आने ही वाली बात को नहीं कहते। ये जो हम चल रहे हैं ना, या थोड़ी सी मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी शॉक पैदा होते हैं। तो उन तमाम शॉक्स को, चाहे वो छोटा शॉक हो चाहे बड़ा, यानी भाग रहे हो आप, उन तमाम शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे जॉइंट में लिगामेंट्स, ठीक है। और टेंडन में हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब टेंडन आर द एंगरिंग पॉइंट फॉर अ बैंड मसल्स। बैंड मसल हमारे जो स्केलेटन मसल्स हैं, तो ये मसल्स हमारे बैंड होते हैं, यानी कि अटैचमेंट होकर जुड़ते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट बना देते। एंगर का मतलब होता है कि आपको खड़ा कर देना, फिक्स करते हैं। जैसे हमारे शिप में होता है ना एंगर, तो समंदर के बीच में आप ले गए शिप, और अब आपको खड़ा करना है, रोकना है, स्टॉप करना है। तो रोड तो है नहीं कि आपने ब्रेक लगाई और आपकी गाड़ी रुक गई, तो शिप इस तरह नहीं रुकेगी, पानी तो मूवमेंट कर रहा है। तो उसमें हम एंगर डाल देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है ना, तो नीचे ज़मीन में यानी समंदर के जो फ्लोर है उसमें जाकर किसी भी पत्थर के बीच में वो अटक जाता है अगर मूवमेंट हो भी गई तो, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेंडन भी हमारा क्या कर रहा है? टेंडन भी हमारे पास काम यही कर रहा है कि हमारे मसल्स को बोन के साथ रोक के रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है। लिगामेंट्स में फोर्थ वन हम बात करते हैं, दे टेंड टू होल्ड स्ट्रक्चर स्टडी एंड स्टेबल। तो लिगामेंट क्या करता है? बोन के स्ट्रक्चर को एक सलीके से संभाल के रखता। मैंने आपसे पहले कहा, बार बार कहा कि आपका जॉइंट इतनी आसानी से हिलता नहीं है अपनी जगह से, और हिल जाए तो अजाब हो जाता, ठीक है ना। मैं ये हड्डी या बोन टूटने की बात नहीं कर रहा, जॉइंट के अपनी जगह से हिलने की बात कर रहा। तो वो इसी वजह से नहीं हिलता कि हमारा लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों बोन्स को अपनी पोजीशन पर कायम रखता है, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत होती है। जबकि टेंडन जो है वो हेल्प इन मूवमेंट, क्योंकि जब हमारा मसल, स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हड्डी को खींचेगा, और रिलैक्स होगा तो हड्डी को अपनी स्पेस पर वापस लेकर जाएगा। उसी वजह से हमारी मूवमेंट पॉसिबल होती है, वरना हमारी मूवमेंट पॉसिबल ना होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने जैसे बुक में देखा था उसी तरह से हमारे स्ट्रक्चर है जो हम आपको दिखा रहे थे। लिगामेंट्स आपने देखा। अब डेफिनेटली ये ए बी सी डी डिफरेंट हो सकती है मेरी लेवल में, लेकिन होल जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही आपको नजर आएंगे। ये हमारा कैप्सूल बना हुआ है जिसने कवर अप किया हुआ है पूरी बोन्स के पार्ट्स को, दोनों ए और बी पार्ट्स को। फिर ये उसके अंदर की जो इनर, जो डार्क कलर में हमें नजर आ रही है वो सिनियोवल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटसाइड जो लाइट डार्क ब्लू है वो हमारा कैप्सूल है, और उससे बाहर जो लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है वो हमारा लिगामेंट है।
इसके अंदर हड्डी में हमें मालूम है बोन मैरो होता है जो आपको नजर आ रहा गूदा, ठीक है। फिर ये हमारे पास कार्टिलेज है, बोन एक्चुअल ये है, ये पोजीशन। और ये जो स्मूथ शार्प कलर अच्छा सा आपको नजर आ रहा है, ये कार्टिलेज की लेयर है, ये पूरी बारीक सी लेयर जो सीधी जा रही है, ठीक है। तो ये होल बोन के ऊपर चढ़ी हुई, और असल जो बोन है वो आपकी ये रही नीचे, ये नेटवर्क बना हुआ है हार्ड बोन का, कोलेजन फाइबर का, ठीक है जनाब। तो इस तरह से ये हमारा सिनियोवल फ्लूइड जो इस कैविटी के अंदर जो ब्राउन कलर की आपको नजर आ रही थी सिनियोवल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो सिनियोवल फ्लूइड है, ठीक है। ये हमारी बोन ए और ऊपर वाली बोन बी, और उस बोन बी और ए में दोनों में हमारे पास स्पंजी बोन या फाइबर्स बोन नजर आती है, ये इस बोन को मजबूती प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा काम खत्म फिलहाल नमाज के लिए। आप सब भी, हम सब भी नमाज पढ़कर आए। अगले ऑलमोस्ट 10 मिनट ही बहुत होते हैं हमारी नमाज के लिए, तो 10 मिनट बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे जी, जब तक आप नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ चुके हैं, बट नेट प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि पार्टिसिपेंट जो है वो थोड़े से कम हो गए। होप सो कि सब जल्दी वापस आ जाएंगे जनाब। और हम चलते हैं, हमने आपसे बात की बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की स्ट्रक्चर की, और प्लस एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे दिया डिफरेंस बिटवीन द हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। और अब इसके बाद हम बात करते हैं डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, ठीक है जी। तो स्केलेटन में हमारे पास तीन चार चीजें हमें नजर आएंगी। एक तो डिफॉर्म हो जाना स्केलेटन का, या फिर डिजीज हमें नजर आएंगी, ठीक है। तो डिजीज जब हमारी बात की जाएगी तो डिजीज हमारी कुछ और हैं। उन डिजीज में हमारी डिस्लिप, स्पॉन्डाइलोसिस, आर्थराइटिस या शाइटिका, वो आपसे बात की जाती है, ठीक है ना। जबकि जो हमारी डिफॉर्मिटीज हैं वो स्केलेटन की फॉर्मेशन के दौरान या तो कोई जेनेटिक या फिर हार्मोनल या फिर न्यूट्रिशनल, इन तीन रीजन की वजह से हमारे जो स्केलेटन है उसकी फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी खराब हो गई। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे शॉर्टली आपसे बोला जाता है डिफाइन द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, ठीक है। डिफाइन द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, ठीक है जी। तो सिंपल सा एज क्वेश्चन हमारा है, और इसमें यूजुअली कोई इतनी खास आपको बातें नहीं मिलेंगी, और कॉमन सी कुछ बातें आपके पास हैं जो आप में भी कुछ पढ़ चुके होंगे और कुछ आज पढ़ लेंगे। तो पहला हमारे पास जो डीफॉर्म स्केलेटन हो जाते हैं उसकी वजह हमारे पास होती है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक की वजह से, यानी जीन या पेरेंट्स की तरफ से कोई करेक्टर शिफ्ट हो गया, ठीक है, कोजेनाइटल। तो ये हमारे पास हो सकता है पॉसिबल। इसमें हमारे पास पहला जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिफॉर्मिटीज है, वो क्लेफ्ट पैलेट है। इसमें होता यह है कि जो स्कल का मैग्जिला या रूफ आप जिसे कहते हैं ना, स्कल अंदर से
तो वो दरअसल पैलेटाइन फेल टू फ्यूज। पैलेटाइन एक बोन होती है इंटरनल तौर पर, हम स्केलेटन को देखते हैं ना, एक तो आपने स्केलेटन को बाहर से देखा था, है ना, अभी भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, उसमें आपको डिफरेंट बोन्स मिली थी। फिर अगर हम उसको वेंट्रल साइड से देखें तो फिर भी उसके अंदर डिफरेंट बोन्स होते हैं। तो हमने अभी स्कल का आउटर मोस्ट पार्ट आपके स्केलेटन में हमने डिस्कस किया, इनर साइड नहीं किया ना, सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन ये पैलेटाइन बोन आपको जब आप फ्रॉग का स्केलेटन पढ़ रहे होंगे तो उसकी जो स्कल होगी उसमें चूंकि डॉर्सल व्यू भी है और वेंट्रल व्यू भी है, दोनों व्यू हैं स्कल के, किसमें, फ्रॉग में। तो उन दोनों, उस सूरत में आपको ये जरूर वहां नजर आएगी पैलेटाइन। तो जो हमारा रूफ होता है हमारी, यूं कह लें बक्कल कैविटी का जो अपर एरिया है ना, आसानी के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, उस बोन का आपस में जो ज्वाइंट है टूवर्ड्स द मैक्सिला, मैक्सिला किसे कहते हैं आप, आपके जो दांत जिस बोन में लगे हुए हैं अपर जॉ में, उसे आप बायोलॉजिकली मैक्सिला कहते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिला का ज्वाइंट उसके साथ पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता। जेनेटिकली डिसऑर्डर है तो जेनेटिक्स में हमारे जो जीन है जो इस काम को करने वाला, वो मे बी एब्सेंट होगा या फिर वो डिस्टर्ब होगा, तो उसने ये काम पूरा नहीं किया। तो ऐसे पेशेंट जो हमारे क्लिफ्ट पैलेट के साथ, चूंकि ये पैदाइश ही उस बेबी की ऐसी होगी कि उसका जो मैक्सिला है, यानी जो सामने के दांत हैं अपर जॉ के, उनके बीच में एक खास वाजे क्लियर गैप मिल रहा होगा। उसके दांतों का जो राइट साइड का थोड़ा सा, यानी राइट और मिड के दरमियान, यूं कह लें आप, जो एरिया है ना, तो उसकी जो कैनाइन है, वो कैनाइन और आगे से डिस्टरबेंस हो जाएगी शुरू, प्री मोलर भी पॉसिबल है ना हो अगर वो बड़ा है तो। लेकिन कैनाइन जो हमारे दांत हैं, नोकीले जो दांत होते हैं, वो उसके नहीं होंगे और वहां एक बहुत बड़ा गैप आपको नजर आएगा। उस गैप की वजह से पेशेंट, यानी वो जो बॉर्न हुआ है, उस गैप की वजह से वो जो शख्स पैदा हुआ है, बेबी, वो जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा और बोलना शुरू करेगा तो उसकी आवाज कंप्लीटली वर्डिंग नहीं बना पाएगी, क्योंकि हमारी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम जो बोलते हैं, एक बच्चा जैसे भी कह रहा है कि जी आवाज इसको नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है, मैं भी स्लो आ रही है, तो अच्छा मैं तेज कर देता हूँ जी और जोर से बोल देता हूँ। तो उसमें आपके पास वो जो दांत का गैप है ना, दांत का गैप मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहां बोन ही नहीं होती ना, हड्डी ही नहीं होती, यानी मैक्सिला की बोन ही गायब है और एक पीस पूरा वहां जुड़ नहीं सका, तो वो पूरा अंदर तक पैलेटाइन तक हमारे पास वो गैप हमें नजर आता। अब उसकी बेस पर जब वो बेबी बड़ा होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो बड़ा होने के बाद वो जब बोलने की कोशिश करेगा तो उसके वर्ड्स, लफ्ज बन नहीं पाएंगे, क्या हमें समझ में नहीं आएंगे, वो तो अपनी तरफ से बना रहा होगा, लेकिन चूंकि एयर जो है वो स्क्वीज हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, तो वो सीटी की आवाजें प्रोड्यूस कर रही होंगी वर्ड के साथ साथ। तो इस तरह से उसको जो बोलने में प्रॉब्लम होती है। अब इस पेशेंट का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता, और वो सर्जरी भी हम करते हैं थोड़ा सा एडल्ट पोजीशन में आने के बाद, क्योंकि जब तक एक अच्छी ग्रोथ हो जाती है इंसान की, उसके बाद हम उसको, ये जो गैप है, इस गैप में एक मसल्स लगा देते हैं। वो मसल उसी बंदे का होता है, उसी की बॉडी में से कहीं से भी, हम थाइस में से ले लेते हैं, और वो मसल उसके लिप फॉर्मेशन में यूज कर देते हैं, तो वो गैप जो है वो बंद हो जाता है। अब वो बेहतर तौर से बोल सकता है, बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको लफ्ज वर्ड उसके समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपकी तरह वो
नहीं बोल पाएगा फिर भी, लेकिन बहुत बेहतरी उसमें नजर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्लिफ्ट पैलेट जिसकी मैंने अभी बात की जी। ओरल और नेजल कैविटी जो है वो इंटरफेरेंस हो जाता है सकिंग, और फिर हमारे उस बंदे या उस शख्स का इनहेलिंग ऑफ फूड भी लंग्स में कभी कभार हो जाता है। ये एमसीक्यूज में आप लगा सकते हैं। यहाँ तो शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाद में आपसे पूछा जा सकता है, एम कैट में आपसे ये बात की जाती है। आवाज नहीं आ रही जी, किसको आवाज नहीं आ रही? सिर्फ एक बच्चे को नहीं आ रही या बाकी सबको नहीं आ रही? जल्दी से बता दीजिए किसको आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप अकेले हैं तो आ रही है जी सबको। ऑलमोस्ट एक आंसर मेरे पास है, आवाज आ रही है। अगर एक को आ रही है तो फिर सबको आनी चाहिए, सबको डेफिनेटली आ रही होगी। लेकिन एक हमारे, ठीक है जी, सबको ही आ रही है। तो आप बेटा अपनी साइड चेक करें तो इंशाल्लाह। ठीक है जी, और मैंने मैसेज आपको कर दिया है। अब अगर आपको आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही तो मैसेज आपके पास आ गया होगा। तो आप अपनी साइट को चेक कीजिए, क्योंकि हमारे बाकी तमाम पार्टिसिपेंट उनको आवाज़ आ रही है। अगर हमारी आवाज़ हमारी साइट से प्रॉब्लम करती है तो फिर हम उसको देखेंगे ना। लेकिन आपकी साइट से प्रॉब्लम है तो फिर वो आप उसको देखना पड़ेगा कि आप अपने प्लग इन करें अपने हेड फ्री को या हेडफोन को, या फिर आप अपनी जो नेट कनेक्टिविटी है उसको थोड़ा सा देखें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नेट कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है फ्रॉम योर साइड, तो फिर आपकी मेरी आवाज़ आपको या तो रुक रुक कर आ रही होती है, या वो कुछ देर के लिए गायब हो जाती है फिर आ जाती है। ठीक है जी, हम ये कह रहे थे आपसे कि क्लिफ पैलेट की जो पूरा आपको सर्जरी करके ठीक कर दिया, लेकिन एहतियात रखनी पड़ती है उस वक्त तक जब तक आपकी सर्जरी नहीं की। वजह, it can lead to inhalation of food into the lungs causing aspiration pneumonia। तो बेबी जब छोटा है तो उस वक्त खास एहतियात ये करनी होती है, जब वो सकिंग कर रहा हो, उसको मिल्क आप दे रहे हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खाना दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, तो वो जरा आराम से एहतियात से उसको दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। क्योंकि अगर उसने बहुत ज्यादा आपने उसको लाइक स्पून पूरा फुल करके दे दिया, तो वो उसके माउथ में जब एयर फिल होगी उस गैप से, तो वो लंग्स को प्रॉब्लम करेगी। लंग्स को समझ में नहीं आएगा, यानी हमारे ग्लॉटिस को समझ में नहीं आएगा कि ये सांस है या खाना है। ग्लॉटिस का तो पता ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था। ग्लॉटिस क्या करता है जी, आपकी सांस की नाली यानी कि जो ट्रैक किया है और आपके एसोफेगस, उसको बैलेंस कर रहा होता, कंट्रोल कर रहा होता। अब जब सांस भी यानी एयर भी आ रही है और खाना भी आ रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। तो वो मे बी पॉसिबल कि लंग्स के अंदर कुछ हमारे पार्टिकल्स चले जाए, तो उसको बहुत ज्यादा खांसी तो अपनी जगह पे आएगी आएगी, लेकिन वो आगे चलकर एस्पायरेशन नमूनिया, नमूनिया की टाइप है, वो क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, दूसरी हमारे पास बीमारी है माइक्रोसेफेली। इस बीमारी में बेबी बॉर्न विद अंडर डेवलप्ड स्कल, फिनोमिना का कॉल्ड माइक्रोसेफेली। माइक्रो मीन्स स्मॉल, सेफेली किसे कहते हैं? कौन बताना चाहेगा कि सफेली हमने कभी पढ़ा था लफ्ज? सफेलस पढ़ा था, सफेली तो नहीं होगा, सफेलस पढ़ा था। वही एज यूजुअल 1947 में पढ़ा था आपने जनाब। और क्या था, कौन बता सकता? जल्दी से। जल्दी का मतलब जल्दी। अभी तक नहीं किसी ने बताया मुझे कि सफेलस किसे कहा जाता।
आप लोग राइट कर देते हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास आने में मैसेज देर हो जाती है। ऐसा होता है या आप लोग लिखते ही लेट हैं? वैसे तो व्हाट्सएप पे और कहीं टाइपिंग शाइपिंग करनी हो, मैसेज वैसेज तो दो थंब हमारे बच्चों के ऐसे चलते हैं, टक 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 टक, और ऐसे मैसेज सेंड होता है, ऐसे वहां से आंसर आता है, फिर मैसेज सेंड होता है, फिर आंसर आता है। लेकिन यहाँ ऐसा मुझे नजर नहीं आता। अब आया जी एक आंसर, क्या है जी? सिफेलिस इज, मुझे नहीं पता। वेरी गुड जी, इनको सिफेलिस का नहीं पता जी, ये आंसर उन्होंने कहा। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप लिख तो दें। हाँ, अभी बोलने वाली बात तो है नहीं ना, लेकिन राइट तो कर दें, मुझे तो पता चल जाए कि हाँ जी आप सब इस वक्त ऑनलाइन हैं और ऑन माइंड हैं और हमारे साथ ही हैं। जी, एक ही आंसर आया जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, और किसी ने आंसर नहीं दिया कि वो भी कह दे कि मुझे नहीं पता। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी आई डोंट नो लिखने में। चलें जी, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जब हमने यहाँ आपको स्लाइड पे दिखाया तो आपके सामने लिखा हुआ है, इन विच बेबी बॉर्न विद अंडर डेवलप्ड स्कल। अब पता चला। सफेलिस मींस, अच्छा जी, पहले एक आंसर देखने को आया, हेड। शाबाश, पता चल गया जी बच्चों को। जब यहाँ आपके सामने शो हो रहा है अनडेवलप्ड, मतलब माइक्रो, छोटा, और सफेलस, स्कल या हेड, और ये आपने 1947 में पढ़ा था, जब जब आप पढ़ रहे थे मोलस्का फर्स्ट ईयर में। और मोलस्का में एक उसकी क्लास पढ़ी थी, स्फेलोपोडा। बहुत मुश्किल है हमारे लिए याद रखना, लेकिन रिवाइंड जब आपकी कैसेट होती है ना बार बार, तो आपको हर चीज याद हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपसे बार बार कहा, अगर आप अपने नोट्स खुद बनाएं तो क्या बात है जी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नोट्स आपके दिमाग में टाइप हो चुके होंगे। तो ये जो बेबी फॉर्म हो रहा है, इसकी जो सफेलस है यानी हेड है, वो बहुत छोटा होता है। यूजुअली ये बहुत हम जब छोटे थे, जब हमें यहाँ अक्सर व बेशतर रोटों पर नजर आते थे, बड़ा सा इन्होंने ग्रीन कलर का झोला टाइप का पहना होता था। इनके साथ एक सांप जरूर होते थे, बड़ी बड़ी मूछों वाले, जिन्होंने इसका हाथ पकड़ा होता था। क्योंकि ये बेचारे जो होते हैं, जो माइक्रोसेफेलस होते हैं, वो डेफिनेटली स्कल अनडेवलप्ड है, तो उसके अंदर ब्रेन भी अनडेवलप्ड होगा। छोटा होता ना, तो ब्रेन भी छोटा होगा, छोटा होगा तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, वो नॉर्मल तो एटलीस्ट नहीं होंगे। तो इन लोगों से वो पैसे यानी फकीरी वाला काम करते थे, खुद वो उनसे पैसे लेके अपनी जेब में डाल लिया करते थे। और एक शहर है या पता नहीं गांव है हमारे पंजाब में, उसके एक खास इलाके में आज भी ये फैमिलीज में पाई जाती है बीमारी, और वहाँ इसको दोहले शाह की चुईया कहा जाता है, क्योंकि वो सर सर छोटा सा होता है, तो इसलिए उसको दोहले शाह की चुईया, लाइक नजर आ रहा होता, चुईया की तरह नजर आ रहा, फेस भी ऐसा ही होता, नाक बड़ा सा नजर आएगा, तो आगे की तरफ उभरा हुआ, तो इसलिए हम उसको वहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। माइक्रोसेफेली के बाद हमारी जेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर में आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस यूजुअली वैसे भी हो सकता है आफ्टर, यानी जेनाइटल नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जेनेटिक भी है। अगर पेरेंट्स में किसी को पैदाइशी तौर पे आर्थराइटिस है, तो ऐसा उनके औलादों में यानी आगे भी होता चला जाता। ये किसी और वजह से भी हो सकता है, नहीं जैसे वायरल इन्फेक्शन हो या कोई इंजरी हुई है बचपन में या जवानी में, तो बुढ़ापे में आर्थराइटिस यानी जोड़ का पेन, जॉइंट का डैमेज हो जाना, या जॉइंट का सॉइल होकर फूला हुआ हो जाना, या पेनफुल जॉइंट, या जॉइंट को मूवमेंट करने में परेशानी, जैसे हम अपने बूढ़ों को देखते हैं, दादा वगैरह को। खैर वो अब भी बहुत अच्छे हैं, अगर वो माशाल्लाह से कोई उनको बीमारी नहीं रही किसी ब्लड प्रेशर या शुगर की, तो वो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, हमसे ज़्यादा चल सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी बीमारी के अंडर में रहे हैं, तो फिर वो उनकी
आर्थराइटिस की बीमारी भी उनको घेर लेती है। ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज, उनको भी हो जाती है। तो जेनेटिकली भी ये बीमारी फॉरवर्ड होती है थ्रू वन जनरेशन टू अनदर। और नॉर्मली हमारे वायरल इन्फेक्शन या कोई और इंजरी या उम्र का तकाजा भी होता है, बुढ़ापा आ जाना, ठीक है। अगर आर्थराइटिस ज्वाइंट में है पूरी तरह से तो हम उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है, ज्वाइंट के जो आर्थराइटिस। अब आप ये सवाल पूछेंगे सर ज्वाइंट में ही तो भी आपने कहा कि आर्थराइटिस होता है, तो हड्डी में भी आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस का मतलब है हड्डी का दर्द, जोड़ का दर्द। तो अगर जोड़ में स्पेशली हो गया तो हम उसको अपनी बायो की टर्म में ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस जो वो कॉमनली कहा जाता है। अच्छा जनाब, दूसरी बात हम चलते हैं सेकंड टाइप में, और वो है हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर हमारे पास हार्मोन्स का डिसबैलेंस है तब भी हमारे पॉसिबल है हड्डियों में खराबी हमें नजर आएगी, ठीक है। इसमें आपको जो नजर आता है हमारे पास, वो पहली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोर, पोर 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 का मतलब मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मैं खुद बता रहा हूं। पोर का मतलब होता है सुराख, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। तो क्या मतलब क्या, हड्डियों में सुराख, ठीक है। हार्मोनल एक्टिविटी लाइक एस्ट्रोजन अगर हमारे अंदर कम होगा या उसका बैलेंस डिस्टर्ब रहा है बहुत अरसे, यानी पूरी जवानी में, तो बुढ़ापा यानी थर्ड, बुढ़ापे का मतलब मैं बहुत एज नहीं कह रहा, बुढ़ापे का मतलब 30+, 30 साल से उम्र अगर हमारी ज्यादा हो जाती है तो समझ लें हम अपनी कब्र की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 30 साल तक वैसे तो कब्र कभी भी खोल सकती है हमारे लिए जब भी अल्लाह ने हमें बुलाया, लेकिन एक बायोलॉजिकली हम जो बात करते हैं तो वो हमारा होता है 1 से लेकर 30 तक हमारी ग्रोइंग एज प्लस हमारा ग्रोथ। वो और बात है 23 साल के बाद 22 साल के बाद ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो जाता है लेकिन चल रहा होता। 30 साल के बाद हमारे ग्रोथ रेट माइनस की तरफ चला जाता है, यानी हम डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तुम क्या देखते हैं ना, 30-35 साल के बाद बंदा मैच्योर हो जाता है, 40 साल के बाद थोड़ा और मैच्योर होता है ना, 50-60 साल के बाद तो बहुत ही मैच्योर हो जाता, क्योंकि उसको अल्लाह बड़ा याद आने लग जाता। जब आपको अल्लाह याद आएगा, अल्लाह की शरीयत याद आएगी, तो आप अपने आप को मैच्योर ही महसूस करेंगे और दूसरा भी आपको मैच्योर ही कहेगा, ठीक है। तो अगर हमारी एज में, नॉर्मल एज में यानी जवानी में एस्ट्रोजन का लेवल वुमेन में खास तौर पर डिस्टर्ब रहता है, और ये वुमेन में ज़्यादा बीमारी हमें नज़र आती है ऑस्टियोपोरोसिस की, उसकी वजह मैं भी आपको बता देता हूँ। तो हम, हमारी वुमेन की बोन्स, हड्डियां जो हैं वो वीक, कमज़ोर हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट बोन्स बिकम पोरस, सुराख हो जाते हैं, थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, कमज़ोर, वीक हो जाती हैं और इजीली ब्रेकेबल। बहुत छोटी सी चोट लगेगी और हड्डी टूट जाएगी। उसकी वजह क्या होती है जी, उसकी वजह हमारे पास ये होती है कि हमारे जो फीमेल्स हैं आमतौर पे शरई तौर पर वो पर्दा उनका जरूरी है, तो वो पर्दा जो करती हैं उस पर्दे की वजह से उनकी बॉडी में लाइट, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। सनलाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से विटामिन डी की फॉर्मेशन नहीं ठीक तरह होती, कम होती, और वो पूरी जवानी 30 साल तक के जो टाइम पीरियड है वो तो नॉर्मली आराम से गुजार लेती हैं, उनमें उनको आइडिया ही नहीं हो पाता। लेकिन 30 साल के बाद जब डिक्लाइन शुरू होता है तो फिर बोन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो विटामिन डी क्या करता था, विटामिन डी दरअसल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है, तो वो कम है
तो वो ऐसा ऐसा कैल्सिफिकेशन जो है वो बहुत स्लो होती है। और जवानी में तो पता नहीं चलता, जवानी में आपको चोट भी लगेगी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन वही चोट बुढ़ापे में आपको बताएगी कि मैं जवानी में या बचपन में लगी थी। ठीक है जी। तो इसमें हमारे साथ आमतौर पे यूजुअली बूढ़ी औरतों के साथ ऑल द बोन्स आर अफेक्टेड बट हिप बोन, वर्टेब्री एंड रिस्ट बोन बिकम मोर प्रोन ऑफ फ्रैक्चर। इसमें होता तो सब ही इफेक्टिव है, लेकिन हिप बोन चूंकि बड़ी बोन है और उसका अपना शेप एक ज्यादा थिक नहीं था, मोटा नहीं था, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। जरा सा गिरता है बंदा बूढ़ा, नानी या दादी का आपने सुना होगा, तो आप कहते हैं जी उसकी हिप बोन टूट गई है ना। हिप बोन नहीं लगवानी पड़ेगी या उसको ज्वाइंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिर उनकी कमर या वर्टेब्री के मोहरे उनको नुकसान पहुंच सकता है। कलाई या रिस्ट, अगर वो कपड़े ही पहन रही हैं सपोज, या चादर पर हाथ मार दिया जरा जोर से, तो उनकी कलाई का ज्वाइंट निकल गया या फ्रैक्चर हो गया। तो ये तीन साइड जो होती हैं, वो तीन साइड चूंकि जिंदगी भर बहुत एक्टिव रहती हैं, तो इसलिए ये उतनी ही वीक भी हो जाती है। इसका इलाज या एहतियात हमारे पास रेमेडी जो है वो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT, बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर। तो जब हमारा ये ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें ये पता करना पड़ता है डिफरेंट टेस्ट के थ्रू कि जी इनके एस्ट्रोजन का लेवल कैसा है। अगर उसमें फर्क है तो हम उसी की थेरेपी कर दें तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा और हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। थर्ड वन है माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन यानी खाना, हम सब खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन खाने की न्यूट्रिशनल क्वांटिटी क्या है वो हम में से किसी को भी नहीं आइडिया। बर्गर खा लिया, बर्गर में कौन सी प्रोटीन है, फैट्स है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है, कितने हैं, नहीं मालूम। आपने अगर कोई और चीज घर में बनाकर खा ली, आपको आइडिया नहीं कि इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की क्या रेशियो था और आपकी रोज की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा भी नहीं मालूम आपको। क्या आपको रोज को कितनी कैलोरीज चाहिए भाई, ये भी नहीं पता होता। ठीक है। तो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यूजुअली रहती है अगर हमारा खाना बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो जर्नल हमारी बात हम कर रहे हैं इस वक्त बोन्स के रिलेटेड, तो उसमें हम बचपन में देखते हैं कि जो बेबी हैं यानी जो थोड़े से बड़े हुए, तो अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो, या कैल्शियम उनके पास कम है, तो इन दोनों में से कोई एक की कमी की वजह से उनकी जो हड्डियां होती है ना वो थोड़ी सॉफ्ट रह जाती हैं, नर्म रह जाती हैं। उस सूरत में वो खास तौर पे हाइंड लिम्स, उनमें थोड़ा सा कर्व आ जाता है, थोड़ी सी वो कर्व हो जाती है क्योंकि वेट सारा उसके ऊपर है। तो सॉफ्टनेस की वजह से वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो उसे हम कहते हैं रिकेट की बीमारी। क्या कहते हैं, रिकेट्स की बीमारी। ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने कहा जी सर एस्ट्रोजन को रिपीट करें। एस्ट्रोजन को हम रिपीट नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको ये बता रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एस्ट्रोजन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है ओल्डर वुमेन्स में। एस्ट्रोजन हमने यहाँ नहीं डिस्कस किया। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, क्या करता है, क्यों करता है, सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में जाकर। ठीक है, वहां आपको एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, प्रोगेस्टेरोन, और हमारे अपने जो कॉमन से ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन, ये सब पढ़ेंगे आप। यहाँ पर ये कि इस हार्मोन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ये हमने पढ़ा। तो रिकेट्स में क्या होगा कि हमारी जो बेबी की 7-8 साल में हमें नजर आता है कि उसकी टांगे थोड़ी सी गैप ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमारे चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस, उनकी पेल्विस पर भी असर होता है अगर हमने उसको कवर अप नहीं किया। और अगर हमें आइडिया हो जाता है तो हम उसको कवर अप करते हैं, और कवर अप करने के बाद फिर उसकी जो भी डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है
या अगर विटामिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो उसको हम देते हैं पूरा, और फिर वो थोड़ा बहुत वो गैप ठीक हो जाता है। लेकिन जो गैप ज्यादा अगर हो गया तो वो गैप अपनी कमी तो कर देगा लेकिन पूरी तरह कवर अप नहीं हो पाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि विटामिन डी या फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाए जिसमें विटामिन डी बहुत है, होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर हमारे सनलाइट की एक्सपोजर उसको दी जाए तो विटामिन डी बने और फिर वो बोन्स उसकी जरा हार्ड या अच्छी हो। ठीक है जी, आज के लिए हमारे पास ये बहुत है। और इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछिए क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास भी हमने शुरू करनी है। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ, चंद 2-4 मिनट वेट कर लेता हूँ बस आपके क्वेश्चंस का।